हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने ये सारी वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयार किया है अभ्यर्थीगण, ताकि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में किसी प्रश्न के कारण जो है हानि नहीं उठाना पड़े। इसके लिए हमने 20-20 वीडियो का एक सीरीज बनाया है। तो आइए आज हम लोग इस सीरीज में पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पर, व्यतिकरण के सिद्धांत पर या ध्रुवण के सिद्धांत पर? तो हमारा उत्तर होगा प्रकाशीय गेज जो है आंतरिक प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। परावर्तन के सिद्धांत पर, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है प्रकाशीय गेज काम करता है। हमारा दूसरा सवाल है, सोडियम जिंकेट का अणुसूत्र क्या है? NaZnO2, Na3ZnO2, NaZn2O2, Na2ZnO2। तो से सोडियम जिंकेट का अणुसूत्र होता है Na2ZnO2, या एक ये भी अणुसूत्र होता है Na2ZnOH4। एक अणुसूत्र ये भी होता है। ब्रायन लारा का संबंध किस खेल से है? शतरंज से, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से? 1990 में एक वेस्ट इंडीज से टीम से एक सितारा का उदय हुआ था जिसका नाम है ब्रायन लारा। एक क्रिकेट के दुनिया के जाने माने व्यक्ति का नाम है ब्रायन लारा। ब्रायन लारा 1990 में ही अपना प्रथम एक दिवसीय मैच खेला था, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच, और प्रथम टेस्ट मैच भी खेला था। तो हमारा उत्तर होगा क्रिकेट से। ब्रायन लारा का संबंध जो है क्रिकेट से है, क्रिकेट से। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ है गंधक, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा, कोबाल्ट और निकेल जो है पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, जबकि गंधक जो है एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी अचुंबकीय पदार्थ है। गंधक इसका उत्तर होगा। हमारा अगला सवाल है, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभी अहमद को, जुआन मैनुअल सैंटोस को, WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और इनमें से किसी को नहीं। तो हमारा उत्तर होगा WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन का एक समूह है जो दुनिया भर में जितने भी भूखे लोग हैं, भोजन के अभाव में जो लोग हैं, उनके लिए भोजन इकट्ठा करने का काम करता है। इसको 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभी अहमद को 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि जुआन मैनुअल सैंटोस को 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 के ऊपर चर्चा करते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या है। प्रश्न संख्या 6 है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.33, 1.52 और 2.417। तो 2.417 होता है हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होता है। हवा का अपवर्तनांक जो है 1.0
0.003 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.3 होता है और कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। 1.52 कांच का होता है। तो हमारा उत्तर होगा कांच। ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा? 1.52। ग्लास भी कांच भी कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग कांचों के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। अगला है सवाल प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन एक रबी फसल है? चना, धान, मक्का और ज्वार। भारत में फसल की 3 ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन फसलें यानी गर्मा फसलें। खरीफ जो है बरसात में बोई जाती है और शरद ऋतु में काट ली जाती है। रबी फसलें शरद ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म के शुरुआत में काट ली जाती है, यानी मार्च अप्रैल के अंत तक काट ली जाती है। जबकि गर्मा फसलें गर्मी के दिन में बोई जाती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, परवल, बहुत सारी सब्जियां के अलावा उड़द, मूंग, ये सब गर्मा फसलों की। और गर्मा धान, कहीं कहीं गर्मा मक्का की भी खेती होती है जहां पानी की अधिकता है। तो इसमें देखते हैं, तो बरसात के दिनों में बोई जाने वाली फसलें को खरीफ फसल कहते हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन ये जो है खरीफ की फसलें हैं। जबकि चना, गेहूं, सरसों, अलसी वगैरह, मटर ये जो है ये रबी की फसलें हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा चना। चना उत्तर होगा। चना के साथ गेहूं, मटर, सरसों, जौ, अलसी, इन सब की खेती जो है रबी मौसम में ही की जाती है, रबी फसलों के साथ की जाती है। तो हमारा उत्तर होगा चना। अगला है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? द हेग में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में या जनेवा में? जनेवा जो है स्विट्जरलैंड लैंड में है। द हेग में यूएन का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में है। न्यूयॉर्क में यूएन का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन डीसी में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। जबकि जनेवा में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। तो उत्तर होगा जनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 22 विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक का नाम है, जिनसे कोरोना काल में अमेरिका ने इनका जबरदस्त विरोध किया था। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इनका नाम है, ये जीवाणु बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, टेड्रेस अधानोम घैब्रेसुस, ये डॉक्टर हैं और 2018 से WHO के जो हैं 2017 से WHO के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक है। ठीक है, ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं और इनका संबंध जो है इथोपिया से है। इथोपिया एक देश है अफ्रीका महादेश का। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो देखते हैं 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक राज्य बनाया गया। फिर अप्रैल
1936 मार्च 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 1936 में भारत से बर्मा को भी अंग्रेजों ने अलग कर दिया था। तो हमारा उत्तर होगा 1936। 1936। अगला सवाल है, त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण, त्वरण किसको कहते हैं? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर इनटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड माइनस क्यूब और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा उत्तर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने देखा त्वरण की इकाई जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में कितने पुलिस जिले हैं? 38, 40, 43 या 45? तो बिहार में पुलिस जिलों की संख्या जो है 43 है, 43। कितने पुलिस जिले हैं? 43। अब बिहार से संबंधित कुछ डाटा हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 10वां प्रस्तावित है जिसका नाम भोजपुर है। बिहार में जिलों की संख्या, प्रशासनिक जिलों की संख्या जो है वह 38 है। बिहार में पुलिस जिला जो है 43 है। बिहार में 101 अनुमंडल है। बिहार में ब्लॉक्स का नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है 534 है। बिहार में थानों की संख्या 853 है। बिहार में पंचायतों की संख्या 8406 है। बिहार में गांवों की संख्या 45,103 है। बिहार में नगर पंचायतों की संख्या 80 है। बिहार में नगर परिषदों की संख्या 49 यानी 49 है। बिहार में 12 नगर निगम है। तो स्टूडेंट, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के संदर्भ में ये जानकारी हमने आपके समक्ष रखी है। अब अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, ताप की तीव्रता, समुद्र की गहराई या वायु की गति? तो आप जानते हैं भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए एक यंत्र है सिस्मोग्राफ। इसके अलावे 1935 में चार्ल्स रीचर ने एक स्केल का विकास किया था जो सिस्मोग्राफ के समान ही काम करता है और इसका नाम दिया उन्होंने रिक्टर स्केल। रीचर स्केल भी कहीं कहीं पूछा जाता है, बतलाया जाता है, प्रश्न में पूछा जाता है कि रीचर स्केल क्या है। तो उत्तर होगा रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप की तीव्रता, और इसका आविष्कार किया था चार्ल्स रीचर ने 1935 में। अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 13 क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का विकास किन 2 देशों के द्वारा किया गया? भारत और रूस के द्वारा, भारत और अमेरिका के द्वारा, भारत और फ्रांस के द्वारा और भारत और ब्रिटेन के द्वारा। तो रूसी कंपनी एनपीओ मशीनो एस्टोनिया, एनपीओ मशीनो एस्टोनिया और भारत की कंपनी, भारत का जो सेना का कंपनी है डीआरडीओ रक्षा के लिए जो है ये नए नए हथियारों का विकास करती है। तो एनपीओ मशीनो एस्टोनिया और डीआरडीओ भारत, इन दोनों ने मिलकर 2001 में 12 जून को एक नए मिसाइल का विकास किया जिसका प्रथम जो प्रक्षेपण था उसका किया गया उसके 12 जून 2001 को। रूस के प्रमुख नदी मास्कोवा और भारत की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र के नाम पर इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस, भारत के ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्म और मास्कोवा से, रूस के मास्कोवा से मोस शब्द को लेकर के इस शब्द ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का नामकरण किया गया
और ये होगा भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, भारत और रूस की। वर्तमान समय में यह दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। इसकी गति 3.5 मैक है, यानी यह 4300 किलोमीटर के स्पीड से प्रति घंटा की स्पीड से गति करती है। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दागो और भूल जाओ, छोड़ने के बाद भूल जाना है। इसके टारगेट को सेट कर देने के बाद ये 290 किलोमीटर की दूरी में अगर दुश्मन का कोई भी ठिकाना है उसको तबाह कर देता है। तो किसकी संयुक्त परियोजना है? रूस की एनपीओ मशीनो एस्टोनिया और भारत के डीआरडीओ की संयुक्त परियोजना है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। जर्मनी की मुद्रा क्या है? पाउंड, मार्क, यूरो या फ्रैंक? तो जनवरी 2002 बर्लिन की दीवार 1990 में गिरी थी। जर्मनी दो भागों में विभक्त था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में विभक्त हुआ, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो पश्चिमी जर्मनी की मुद्रा 1948 से 1990 तक मार्क थी, ड्यूस मार्क। फिर 1990 में दोनों जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी संयुक्त जर्मनी की मुद्रा भी मार्क रही। कब से? 1990 से 2002 तक। जनवरी 2002 में जर्मनी ने अपने मुद्रा को, मार्क को हटाया और यूरो को अपना मुद्रा घोषित कर दिया। तो वर्तमान में जर्मनी की करेंसी जो है यूरो है, यूरो। उत्तर होगा यूरो। अगला सवाल है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी यानी आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया कहां है? नई दिल्ली, मुंबई, वाराणसी या बेंगलुरु? नई दिल्ली भारत की प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी। इसे भारत का प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी। वाराणसी को भारत का आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, आध्यात्मिक राजधानी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की राजधानी जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को बागीचों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और भारत का आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजधानी यानी सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि बेंगलुरु से आईटी सेक्टर में बनने वाले बहुत सारे मटेरियल्स का निर्यात किया जाता है। तो उत्तर होगा बेंगलुरु, बेंगलुरु। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं स्टूडेंट। देखते हैं प्रश्न संख्या 16। x डिवाइड बाई 3 इंटू 5 इक्वल 60, x इक्वल वट? तो x को 3 से भाग करना है, 5 से गुना करना है, बराबर 60 होता है। तो हो जाएगा, अगले स्टेप में चलेंगे तो 5x अपॉन 3 इक्वल 60। इससे आगे चलेंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल 60 इंटू 3। इससे आगे चलेंगे तो x, इसलिए x इक्वल हो जाएगा 60 गुने 3/5, 12 पचे 60, 12 तिया 36, बराबर हो जाएगा 36। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 36। 36 जो है इसका उत्तर होगा 36। अगला सवाल है, किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है? किडनी स्टोन हमारे वृक्क में हमारे खान पान की गड़बड़ियों के कारण जो है एक पत्थर नुमा संरचना बनता है, बाइल डक्ट में भी बनता है, जिसको पित्ताशय कहते हैं, उसमें भी, लीवर में भी बनता है। तो हमारे खान पान की गड़बड़ी के कारण पथरी का निर्माण होता है। वास्तव में जो किडनी का, वृक्क का जो पथरी है वह क्या है?
केमिकली क्या है रासायनिक रूप से? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम एसीटेट? तो हमारा उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। जो किडनी में पत्थरी बनता है वह वास्तविक रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहां पाया जाता है? चूना पत्थर में, ठीक है, ऑक्सलेट। अगला सवाल है बोडो कहां की भाषा है? अरुणाचल प्रदेश की, त्रिपुरा की, मिजोरम की या असम की? 2004 में भारत सरकार ने असम समझौते के उपरांत जो है असम में शांति बहाली करने के लिए संथाली, डोंगरी और बोडो को भारत के जो 22 भाषाएं हैं संवैधानिक रूप से उसमें शामिल किया था। आसाम में जो है बोडो वहां की एक राजकीय भाषा है। बोडो तिब्बत में भी बोली जाती है और नेपाल में भी बोली जाती है, बोडो लोगों के द्वारा, बोडो जनजाति के लोगों के द्वारा। और इसकी लिपि जो है वह देवनागरी है। तो हमारा उत्तर होगा असम। बोडो कहां की भाषा है? असम की। 2004 में भारत सरकार ने 3 भाषाओं को संविधान में शामिल किया था। ये भाषा थी बोडो, संथाली झारखंड के लिए और डोंगरी कश्मीर के लिए। डोंगरी, ये 3 भाषाएं शामिल की गई थी। नहीं तो इसके पहले भारत में राजकीय भाषाओं की जो संवैधानिक भाषाएं थी उनकी संख्या जो थी वह 19 थी। इसके पहले 18 थी। और आप भारतीय नोट, भारतीय करेंसी पर देखेंगे कि उसमें जो प्रारंभिक 15 भाषाएं हैं उसमें ही रुपए पर जो है 15 भाषाओं में रुपया के बारे में जानकारी दी गई है। 15 भाषाएं उसमें शामिल है। अगला सवाल है 19 नंबर, रोमियो और जूलियट किसकी अमर कृति है? जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ की, विलियम शेक्सपियर की, रुडयार्ड किपलिंग की या टी.एस. इलियट की? तो हमारा उत्तर होगा विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की अमर कृति है रोमियो और जूलियट। इस किताब के बारे में सही जानकारी नहीं है कि इसे कब प्रकाशित किया गया, लेकिन जो टाइम दिया गया है वह 1595 या 1597 दिया गया है। 1597 सही तारीख इसके बारे में नहीं दी गई है। किस मुगल साम्राज्य के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आप जानते हैं भारत में प्राचीन काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त साम्राज्य जब था उस समय 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय में भी स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। ठीक उसी प्रकार मुगल काल में आप देखेंगे तो शाहजहां के काल में, अकबर के काल में राज्य स्थापना पर जोर दिया गया। जहांगीर के काल को शांति का काल कहा जाता है। और शाहजहां के शासन काल में भारत में स्थापत्य कला के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। ताजमहल वगैरह की रचना निर्माण हुआ। तो शाहजहां के शासन काल को भारत का स्वर्ण युग यानी मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। औरंगजेब 1658 में शाहजहां को हटाकर सम्राट की गद्दी पर बैठ गया और 1707 तक उसने शासन किया। वह उसका शासन काल जो है बड़ा ही दुखदायी रहा। लोग उसके विरोधी हो गए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो हमारा उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां। तो स्टूडेंट, आज के 20 प्रश्नों को मैंने आपके समक्ष रखा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और ज़्यादा उत्साह के साथ हम नए वीडियोओं का निर्माण कर सकें। अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।